Hello, welcome to the Abbas Academy of Science Nagpur. In previous video, that is video number 8, we have discussed about इलेक्ट्रोलिटिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोगों ने सॉल्व किए। आज मुझे बात करनी है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का जो दूसरा टाइप होता है जिसको गैल्वेनिक सेल कहा जाता है या वोल्टेक सेल कहा जाता है। तो शायद आप लोगों को याद होगा कि मैंने वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो टाइप आप लोगों को बताया था। एक को आप लोगों ने कहे थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल और दूसरे को हम लोगों ने कहे थे गैल्वेनिक सेल या फिर उसी को कहे थे आप लोगों ने वोल्टेक सेल। तो वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में मैंने इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या होता है, गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग क्या होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या है। और इन प्रीवियस वीडियो दैट इज वीडियो नंबर 8, उस वीडियो नंबर 8 में हमने डिटेल में बात किए थे इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में। थोड़ी सी डिटेल में हम लोगों ने बात किए थे गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल की वीडियो नंबर 1 या वीडियो नंबर 2 में। आप लोग जाकर वहाँ पर देख सकते हो कि कैसे कंस्ट्रक्शन रहता है, कैसे वर्किंग रहता है, क्या प्रिंसिपल रहता है और कैसे सेल रिएक्शन लिखी जाती है और कैसे उस गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे वीडियो नंबर 1 में। अब मुझे गैल्वेनिक और वोल्टेक सेल से ही रिलेटेड मुझे पढ़ना है एक टॉपिक एंड दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो हमारा जो टॉपिक है वो है गैल्वेनिक सेल या वोल्टेक सेल और उस गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल के रेफरेंस में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं आज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो थोड़ा सा अगर हम लोग फ्लैशबैक में जाते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गैल्वेनिक सेल के बारे में अगर इंट्रोड्यूस करने की कोशिश करता हूँ तो कुछ इस तरीके से आप लोगों ने गैल्वेनिक सेल का एक एग्जाम्पल जिसको आप लोगों ने वोल्टेक सेल किए थे, वोल्टेक सेल कहे थे, उसका एक एग्जाम्पल आप लोगों ने लिए थे डैनियल सेल। और डैनियल सेल का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मैंने आप लोगों को बताया था। उसके लिए आप लोगों ने क्या किए थे, हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, गैल्वेनिक सेल जो होता है, वोल्टेक सेल जो होता है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हाफ सेल। एक हाफ सेल में ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी तो दूसरे हाफ सेल में रिडक्शन रिएक्शन होगी। सो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दैट इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन एंड रेडॉक्स रिएक्शन इज द बेसिस ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हम पढ़ने जा रहे हैं गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। उसका एग्जाम्पल मैं रिकॉल करने की कोशिश करता हूं और यहां पर आप लोगों ने लिए थे जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस। जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन कहलाएगा। और उसी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, उस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में कौन सा मेटल दिखता है आपको, जिंक मेटल दिख रहा है। तो जिंक मेटल का रॉड आप लोग वहां पर डिप्ट कर दोगे। सो जिंक रॉड इज डिप्ट इनटू इट्स इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। चलो ये हो गया हाफ सेल लेफ्ट हैंड साइड का। दूसरा हाफ सेल मैं दूसरे बिग कंटेनर में मैं लूंगा अब कॉपर सल्फेट नाम का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट CuSO4 एक्वस, मतलब पानी से बनाया उसे आप लोगों ने। सर Cu यहाँ पर मेटल दिखता है तो राइट हैंड साइड के हाफ सेल में आप इलेक्ट्रोड यूज करोगे कॉपर रॉड। तो यहाँ पर आप लोग कॉपर रॉड लोगे और यहाँ पर आप लोगों ने लिए थे जिंक रॉड। और ये दोनों जिंक रॉड और कॉपर रॉड को आपने एक्सटर्नली कनेक्ट किए थे वोल्ट मीटर की मदद से। वैसे ही हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में रख दिया था सॉल्ट ब्रिज। और सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन मैंने बताया था आप लोगों को कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करना, ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है, या फिर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखना दोनों कंपार्टमेंट में, ये सॉल्ट ब्रिज का काम होता है। वैसे ही कौन कैथोड रहेगा कौन एनोड रहेगा, तो जनरली आप लोग एक वर्ड याद रखोगे, एक वर्ड दैट इज लोन, LOAN। सो हम लोग गैल्वेनिक सेल में लेफ्ट हैंड साइड L फॉर लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पर O फॉर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, A फॉर एनोड, लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाएगा,
N फॉर निगेटिव। तो कंफ्यूजन दूर हो गया हमारा कि कौन एनोड है कौन कैथोड है, किसके ऊपर ऑक्सीडेशन किसके ऊपर रिडक्शन। तो लोन ये वर्ड याद रखो। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों ने जो जिंक इलेक्ट्रोड लिए हो, जिंक रॉड लिए हो सर, दैट इज नथिंग बट एनोड। वो एनोड है जिसको आप कौन से साइन से रिप्रेजेंट करते हो, निगेटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। जबकि कॉपर रॉड ये कैथोड कहलाएगा और इस कैथोड रॉड को या कैथोड को हम पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग में ये था कंस्ट्रक्शन। जैसे ही अब यहां स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की बदौलत इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करने का काम ही होता है हमारे गैल्वेनिक सेल का या वोल्टेक सेल का, जिसका हम एक एग्जाम्पल लिए यहाँ पर डैनियल सेल। आप चाहे तो और भी दूसरे सेल्स पढ़ सकते हो, मुझे कंसेप्ट पढ़ाना है बस। तो यहाँ पर अभी लेफ्ट हैंड साइड के रॉड पर क्या होगा, सो एट एनोड मतलब लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पर क्या होने वाला है, यहाँ पर ये जिंक रॉड बना हुआ है जिंक के एटम से। तो मेटल ऑलवेज शोज अ टेंडेंसी टू ऑक्सीडेशन, मेटल हमेशा ऑक्सीडेशन शो करने की टेंडेंसी शो करते हैं। तो अब यह क्या होगा, ये जिंक रॉड जिंक एटम से बना हुआ है। अब यहां से जिंक एटम नीचे गिरेंगे और जिंक एटम जब नीचे गिरते हैं तो Zn ये अपने पास के 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और बन जाता है Zn2+। तो इस तरीके से आपके लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड ने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया है, डोनेट किया है। सो अब इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कुछ भी रिएक्शन हो रही है कहां पर हो रही है, इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है। और आपके ये जो Zn2+ है मतलब Zn सॉलिड था, अब ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, Zn2+ बना और Zn2+ आ गया आपके सॉल्यूशन में। और इलेक्ट्रॉन जो तैयार हुए हैं 2, वो इलेक्ट्रॉन जाकर बैठ जाएंगे किसके ऊपर, निगेटिवली चार्ज्ड एनोड के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन एनोड के ऊपर जमा हो गए सर। मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सॉल्यूशन में, और निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहे हैं, इलेक्ट्रोड के ऊपर। मतलब इलेक्ट्रोड के ऊपर निगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं और उसी के कांटेक्ट में रहने वाला ये जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, उस इलेक्ट्रोलाइट में पॉजिटिवली चार्ज कटायंस तैयार होते जा रहे हैं। तो सर निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज सेपरेट हो गए हैं और जब कभी चार्जेस का सेपरेशन होता है तो कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। तो जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, वॉट एवर द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड ऑन दीज सिस्टम, ये लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में या इलेक्ट्रोड के सरफेस के ऊपर आप लोग कह सकते हो, क्योंकि वही है जो दोनों को कनेक्ट करने का काम कर सकता है। तो यहां पर क्या हुआ है कि मेटल ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से निगेटिव चार्ज ये इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुए और पॉजिटिव चार्ज आ गए सॉल्यूशन में। चार्ज सेपरेशन हुआ। सर ये चार्ज सेपरेशन होने के कारण अब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को ही कहा जाता है उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन बन जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन the electrode and electrolytic solution due to the charge separation but at equilibrium condition। equilibrium condition का मतलब होता है कि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन हो चुका है, अब उसके बाद में वो अपने पास के इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से रहे, अब सामने कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस होने वाली नहीं है, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई। तो मैक्सिमम कंडीशन को आप लोग कहोगे इक्विलिब्रियम कंडीशन, और इस इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो कुछ भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने वाला है उसको आप कहोगे कि ये उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है। अब लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड के इलेक्ट्रोड पर हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो आप कहोगे सर जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आपको गिनना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन
पोटेंशियल ऑफ जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यदि राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट के तरफ अगर चलते हो तो राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में अब यहां से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं दोस्तों, ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट से इलेक्ट्रॉन कहां आ रहे हैं, राइट हैंड साइड के कंपार्टमेंट के तरफ। अब इस सॉल्यूशन में CuSO4 है, तो एक्वस सॉल्यूशन बनाए हो तो इस सॉल्यूशन में है Cu2+। Cu2+ क्या करेगा, उधर से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मतलब एट कैथोड, मतलब वहां पर होगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज नथिंग बट रिडक्शन। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा जो लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट से आए, और लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके वो बन जाएगा Cu सॉलिड। तो यहां पर अब इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आ रहे हैं, निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के तरफ आ रहे हैं। तो जैसे जब भी आप लोगों ने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ये एक इलेक्ट्रोड के लिए लिखे थे, वैसे ही डेफिनेशन बनेगी इस इलेक्ट्रोड के लिए, लेकिन इस इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं कहूंगा यहां पर कॉपर इलेक्ट्रोड का क्या लेना पड़ेगा, आपको रिडक्शन लेना पड़ेगा, रिडक्शन पोटेंशियल लेना पड़ेगा ना। सर यहां पर अभी हम लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड between electrode and electrolytic solution at equilibrium condition due to the charge separation, so that is called as electrode potential, and that electrode potential is represented by the symbol E. And whatever the electrode potential associated with anode, that is called as oxidation potential, and whatever the electrode potential associated with cathode, that is called as reduction potential. So oxidation potential की भी definition मिल गई मेरे लिए। oxidation potential मतलब क्या, so E oxidation, oxidation potential मतलब the electrode potential associated with oxidation reaction at anode, so that is called as oxidation potential of that electrode, and reduction potential का मतलब क्या रहेगा, जिसको मैं RED से रिप्रेजेंट करूंगा, the electrode potential between electrode and electrolytic solution at equilibrium condition, लेकिन किसके लिए, रिडक्शन प्रोसेस के लिए। सो द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ रिडक्शन रिएक्शन एट कैथोड, दैट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखा, दूसरा मैंने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का डेफिनेशन लिखा। अब मुझे बात करना है कि ये सेल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक हाफ सेल रिएक्शन को माइंड में रखो, दूसरी हाफ सेल रिएक्शन को माइंड में रखो। तो अभी हम लोग कहेंगे ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, कैसे लिखे जाते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन, सो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या होगी सर, दोनों हाफ सेल रिएक्शन की एडिशन करना, लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना, राइट हैंड साइड में ऐड करना। तो आप पाओगे लेफ्ट हैंड साइड में जिंक सॉलिड है, Zn सॉलिड, इधर लेफ्ट हैंड साइड में है Cu2+, एक्वस स्टेट में रहेगा, प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन गिव्स। अब एरो के राइट हैंड साइड में कौन है, Zn2+ एक्वस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस Cu सॉलिड। तो इलेक्ट्रॉन कैंसिल कर दोगे तो ये बच जाएगा आपके पास में ओवरऑल सेल रिएक्शन। तो ये ओवरऑल सेल रिएक्शन हम लोगों ने यहां पर लिखे हैं। सर सेल को रिप्रेजेंट कैसे क्या किया जाता है, सेल रिप्रेजेंटेशन। तो सेल रिप्रेजेंटेशन जब लिखोगे तो आपको सबसे पहले यहां नीचे लिखता हूं मैं, 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। वर्टिकल लाइन के लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट रहेगा एनोडिक कंपार्टमेंट, राइट हैंड साइड का पार्ट रहेगा कैथोडिक कंपार्टमेंट। लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट में एनोड के ऊपर क्या हो रहा है वो लिखो। सो लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में जिंक सॉलिड था सर, और जिंक सॉलिड का क्या बन रहा है, Zn2+ बन रहा है एक्वस।
और ये दोनों के बीच में आपको एक सिंगल वर्टिकल लाइन लिखना होता है कि Zn का कन्वर्शन Zn2+ में हो रहा है। चलो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा है, Cu2+ था एक्वस, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया और बन गया Cu सॉलिड। तो ये हो गया सर कोई भी गैल्वेनिक सेल को या वोल्टेज सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका, मतलब सेल रिप्रेजेंटेशन। अब ये सब चीजें तो हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। मेरा इंटरेस्ट अभी है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, तो मैंने आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डेफिनेशन बताया सबसे पहले। उसके बाद में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरीके का होता है, एक को आप लोग कह रहे हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और दूसरा रिडक्शन पोटेंशियल, उसकी भी दोनों की मैंने क्या लिखा है, डेफिनेशन लिखा है। तो सर इसकी जो वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करोगे कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो आप लोगों को एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, एक पर्टिकुलर प्रेशर पर आपको मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भी चेंज होगी। जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू चेंज करोगे वैसे वैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की भी वैल्यू चेंज होगी। और यदि आप गैसियस इलेक्ट्रोड लेते हो जहां पर हाइड्रोजन गैस भरी जाती है प्योर स्टेट में, तो गैसियस इलेक्ट्रोड जैसे कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, हम लोग पढ़ेंगे सामने, तो उसके केस में आप कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिनना, वहां पर आप लोग गिनते हो उस हाइड्रोजन गैस का पार्शियल प्रेशर। इसका मतलब ऐसा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये एक जनरल टर्म है सर। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे, जैसे यहां पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप लोगों को कभी 0.76 दिखेगा, कभी 0.68 दिखेगा, कभी 0.83 दिखेगा। दैट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज द जनरल टर्म। लेकिन यदि अब मैं इस पूरे के पूरे सेल के लिए अब जो कुछ भी पोटेंशियल क्रिएट होने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां से कहां भाग रहे हैं, एनोड से कैथोड के तरफ। अब इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड के तरफ भाग रहे हैं तो कोई तो भी फोर्स होगा जो उनको ढकेल रहा है। सो कौन सा फोर्स है, उसको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहा जाता है, EMF कहा जाता है। सो व्हाट एवर द ओवरऑल सेल पोटेंशियल, दिस इज द फॉर्म of energy that pushes the electron from anode to cathode. So overall cell potential क्या है, so thus overall cell potential, ओवरऑल सेल पोटेंशियल जिसको आप सेल वोल्टेज भी कह सकते हो, सो ओवरऑल सेल पोटेंशियल को E से रिप्रेजेंट करूंगा, सो दैट विल बी द अलजेब्रिक सम ऑफ oxidation potential of one electrode and reduction potential of another electrode. So E is E oxidation plus E reduction. oxidation कहाँ हो रहा है दोस्तों, एनोड के ऊपर, रिडक्शन कहाँ हो रहा है, कैथोड के ऊपर। तो इस तरीके से मैं ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं। सो ओवरऑल सेल पोटेंशियल इज द अलजेब्रिक सम ऑफ oxidation potential of one electrode and reduction potential of another electrode present in the same voltaic or galvanic cell, and whatever the overall cell potential value, and this cell potential is responsible to provide force to push this electron from negatively charged anode to positively charged कैथोड, एंड दैट इज कॉल्ड एज EMF, जिसको हम लोग EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी कह सकते हैं। तो ये हो गया सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, और उसके बाद में हमने बात की है कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बाद में हमने बात की है कि EMF का मतलब क्या है। तो अभी आप लोगों को एक चीज ध्यान रखना है, ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हुआ, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से चेंज होती है कि आपने जो यहां पर इलेक्ट्रोलाइट भरे हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। उसका कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी, सेल EMF की वैल्यू बदलेगी, मतलब सेल पोटेंशियल की।
यहाँ कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर बदलोगे तो इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू बदलेगी, और इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू अगर बदलती है तो अल्टीमेटली सेल पोटेंशियल की वैल्यू बदलती है। तो गैल्वेनिक सेल के जो अलग अलग प्रकार होते हैं वो अलग अलग प्रकार उसी के बेसिस पर है कि आपके इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल कितने होते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू को यदि हम इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखते हैं, टेम्परेचर यदि 25 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और अगर आप गैस इलेक्ट्रोड लेते हो तो ऐसे केसेस में उसका पार्शियल प्रेशर अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेते हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों स्टैंडर्ड कंडीशन। सेम चीजें यहां पर मैं लिख रहा हूं, लेकिन अब मेरी हेडिंग रहेगी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। अब मैं उसको E0 से रिप्रेजेंट करूंगा। सो अब ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल क्या है सर? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल ही है, लेकिन आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन नहीं ले सकते इलेक्ट्रोलाइट का, आप कोई भी टेम्परेचर नहीं ले सकते सिस्टम का, आप कोई भी प्रेशर नहीं ले सकते। कोई अगर गैसियस फॉर्म में अगर आपका इलेक्ट्रॉड है तो उसके लिए सर हमारे पास में कंडीशन है कि यदि आप आपके सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखते हो, यदि आप आपके सिस्टम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन रखते हो, और यदि आपका इलेक्ट्रॉड गैसियस स्टेट में है, उसका प्रेशर यदि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर रखते हो, तो ऐसे कंडीशन में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल दिखेगा उसको कहोगे आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की तरह ही रहेगी डेफिनेशन। फर्क क्या रहेगा? द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन इलेक्ट्रॉड एंड इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन at equilibrium condition due to charge separation when the concentration of electrolytic solution is 1 molar, temperature is 298 Kelvin and pressure of the gaseous electrode is 1 atmospheric pressure. So then it is called as standard electrode potential. जैसे आपने इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल के 2 टाइप बनाए थे, वैसे आप लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल के भी 2 टाइप बनाओगे। सो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल इज E0 ऑक्सीडेशन एंड E0 रिडक्शन। मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिन रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉड का, लेकिन इस स्टैंडर्ड स्टेट पर। रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू गिन रहे हैं आप लोग उस इलेक्ट्रॉड का, लेकिन इस स्टैंडर्ड स्टेट पर। और ये स्टैंडर्ड स्टेट पर आया हुआ इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल का जो वैल्यू होता है वो फिक्स होता है दोस्तों। मतलब इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से बदल सकती है। आपने सेम जिंक सल्फेट लिए और जिंक इलेक्ट्रॉड लिए, और कभी कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर रखते हो, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, कभी कॉन्सेंट्रेशन 2 मोलर तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे आप लोग कंडीशंस बदलते जाओगे, आपको इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू भी डिफरेंट मिलते जाएगी। लेकिन स्टैंडर्ड कंडीशन में आपको परमिशन नहीं है कॉन्सेंट्रेशन बदलने की, स्टैंडर्ड स्टेट में आपको टेम्परेचर प्रेशर बदलने की मतलब परमिशन नहीं है। तो ऐसे केसेस में जो कुछ भी इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू आपके पास में आएगी, दैट विल बी द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल। एंड व्हाट एवर द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, सो द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल एसोसिएटेड विथ ऑक्सीडेशन at anode, that is called as standard oxidation potential. And whatever the standard reduction potential associated with reduction at cathode is called as standard reduction potential. तो इस तरीके से हम लोगों ने इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल के 2 टाइप, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल, और उसकी कंडीशंस क्या है हम पढ़ेंगे ना सामने। नर्न्स इक्वेशन में पढ़ेंगे हम लोग कि कैसे क्या कॉन्सेंट्रेशन टेम्परेचर बदलने से सेल ईएमएफ की वैल्यू बदलती है सर। मतलब इलेक्ट्रॉड पोटेंशियल की वैल्यू बदलती है, सेल ईएमएफ की वैल्यू कैसे क्या बदलती है। तो ये हो गया सर हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन
का स्टैंडर्ड स्टेट में। अब यहां पर भी वैसे ही यदि आप कैलकुलेट करना चाहते हो कि ओवरऑल सेल पोटेंशियल क्या है, ओवरऑल सेल पोटेंशियल जैसे जब भी आपने कैलकुलेट किए थे दोस्तों, वैसे ही आप लोग यहां पर भी ओवरऑल सेल ईएमएफ, ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे। सो देयरफॉर नेट सेल पोटेंशियल, ओवरऑल सेल पोटेंशियल, जिसको आप ईएमएफ भी कहोगे, जिसको आप ई सिंबल से रिप्रेजेंट करोगे, तो अब ये ई सादा नहीं रहेगा, ये ई नॉट बन जाएगा। और ये ई नॉट का वैल्यू बिल्कुल जबी की तरह इन दोनों का अलजेब्रिक सम रहेगा। सो ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, ये वैल्यूज। तो ये ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है ये तो पता है हम लोगों को कि एनोड पर होता है सर, रिडक्शन कहां पर होता है, कैथोड पर होता है सर। लेकिन आईयूपीएसी कहता है यदि कोई आपको पूछता है कि जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, तो आप लोग कहोगे सर 0.76 वोल्ट। तो सर ये तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हो गई, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई जैसे जिंक इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है 0.76 वोल्ट, तो उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कितना रहेगा उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिल्कुल साइन उल्टा कर दोगे। मतलब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर जिंक नाम के इलेक्ट्रोड का 0.76 वोल्ट है, तो उसी इलेक्ट्रोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल -0.76 वोल्ट रहता होगा। इट इज अंडरस्टूड, उसको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन आईयूपीएसी कहता है कि कोई भी जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आप लोगों को रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाती है। जितने भी न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करोगे वहां पर रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दी जाएगी। लेकिन हमारे पास तो सर एक ऑक्सीडेशन वाला है और दूसरा रिडक्शन वाला है, तो एक ऑक्सीडेशन की वैल्यू देनी चाहिए थी, दूसरी रिडक्शन की वैल्यू देनी चाहिए थी। लेकिन आईयूपीएसी के हिसाब से कोई भी इलेक्ट्रोड का जितना स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहेगा उतना ही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल रहेगा, फर्क रहेगा सिर्फ साइन का। तो यदि आपको न्यूमेरिकल में जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिए होंगे डेफिनेटली वो रिडक्शन पोटेंशियल ही होंगे। तो क्यों ना सर हम ये दोनों टर्म को रिडक्शन में ही कन्वर्ट कर दें। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन, तो इसका अगर रिडक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस ई नॉट रिडक्शन। कौन है ये, एनोड ही है ना, प्लस वो तो रिडक्शन ही है, सो ई नॉट रिडक्शन ही रखो कैथोड। और अब जो कुछ भी आप लोग पहले कौन सी टर्म लिखते हैं आप लोग, पॉजिटिव टर्म। सो ई नॉट रिडक्शन मतलब स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। लेकिन एनोड पर क्या होता है दोस्तों, ऑक्सीडेशन। लेकिन न्यूमेरिकल में आपको क्या दिया जाएगा, रिडक्शन पोटेंशियल। तो इसीलिए आप लोग ये फॉर्मूले को यूज करते हो ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए। तो व्हाटएवर द अलजेब्रिक सम, तो एक चीज ध्यान रखना कि जब कभी आप कोई गैल्वेनिक सेल बनाते हो, जब कभी कोई आप वोल्टेज सेल बनाते हो, तो हायर पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड रहता है वो कैथोड रहता है और लोअर पोटेंशियल वाला जो इलेक्ट्रोड होता है वो एनोड होता है। ये चीज आप हमेशा अपने माइंड में फिट करके रख दो कि while constructing the galvanic or voltaic cell, the reduction the electrode with higher electrode potential will be considered as cathode and the electrode with lower electrode potential will be considered as anode. So this is about the standard electrode potential, standard oxidation potential, standard reduction potential और उसके बाद में स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना चाहिए। सो व्हाट एवर द डिफरेंस इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, जो कुछ भी डिफरेंस आ रहा है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का किन के बीच में, कैथोड के रिडक्शन पोटेंशियल और एनोड के रिडक्शन पोटेंशियल के बीच में। सो व्हाट एवर द डिफरेंस, पहली मैंने जो बताया था कि अलजेब्रिक सम ऑफ
oxidation, standard oxidation potential of anode and standard reduction potential of cathode is called as standard cell potential. अब मैं दूसरी डेफिनेशन बना रहा हूं कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल and standard reduction potential of anode, standard electrode reduction potential of cathode and standard electrode potential of anode. तो ये हो गया सर हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और कैसे सेल पोटेंशियल को कैलकुलेट हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि ये जो सेल पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है दोस्तों, ये सेल पोटेंशियल की वैल्यू डिपेंड करती है आपके इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के ऊपर, और इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल डिपेंड करता है आपने इलेक्ट्रोलाइट जो लिए हो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, टेम्परेचर जो आपने लिए हो वो टेम्परेचर क्या है, प्रेशर जो आप लोग अगर यदि अप्लाई करते हो तो उसका प्रेशर क्या है। सो सर अब हमको एक इक्वेशन डिराइव करना है जिसको नर्न्स नाम के साइंटिस्ट ने डिराइव किया था और जो मुझे बताता है कि कैसे सेल पोटेंशियल की वैल्यू ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड होता है। सो अब हम लोग इसको नई हेडिंग सब हेडिंग यहां पर लिख सकते हैं कि रिलेशन बिटवीन सेल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, या फिर आप लोग कह सकते हो डेरिवेशन ऑफ नर्न्स इक्वेशन। सो नर्न्स इक्वेशन कोई पूछेगा आपको कि नर्न्स इक्वेशन क्या है तो आप कहोगे सर नर्न्स इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच गिव्स अस द कोरिलेशन बिटवीन standard cell EMF or cell potential and concentration of solution. So constant मतलब इलेक्ट्रोड सेल पोटेंशियल की वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर कैसे क्या डिपेंड रहती है ये मुझे देखना है नर्न्स इक्वेशन में। सो नर्न्स इक्वेशन, सो द इक्वेशन विच गिव्स अस रिलेशन बिटवीन the cell potential and concentration of electrolytic solution, that is called as Nernst equation. तो मैं नर्न्स इक्वेशन यहां पर डिराइव करने जा रहा हूं जो आपको 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन रह सकता है। हाउ द वोल्टेज ऑफ गैल्वेनिक सेल वेरीज विथ concentration of electrolyte, that will govern by the Nernst equation, and for that I have to consider a केमिकल रिएक्शन। मुझे एक रिएक्शन कंसिडर करना पड़ेगा और उस रिएक्शन में A प्लस B नाम के रिएक्टेंट है और अब तैयार हो रहे C और D। जैसे कि आप लोगों के पास में ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखते थे ना आप लोग, तो वैसे ही मैंने यहां पर ओवरऑल सेल रिएक्शन लिख दिया है। मान के चलो लेट स्मॉल a बी द मोल्स ऑफ A, स्मॉल b बी द मोल्स ऑफ B, small c be the moles of product C and small d be the moles of product D formed during the chemical reaction. तो अभी अगर हम लोग बात करते हैं तो मेरे पास में एक इक्वेशन है नर्न्स इक्वेशन के लिए कि सेल वोल्टेज के बीच का रिलेशन दिया गया है एंड दैट इज E मतलब सेल EMF या सेल पोटेंशियल इज इक्वल्स टू, अब ये इक्वेशन कहाँ से आई, ये आपके डेरिवेशन का काम नहीं, ये आपको हायर क्लासेस में पता चलेगा कि ये डेरिवेशन कहाँ से आता है। सो E नॉट माइनस, तो ये इक्वेशन है E सेल मतलब EMF ऑफ सेल मतलब सेल पोटेंशियल, वो कोई भी कॉन्सेंट्रेशन पर कोई भी टेम्परेचर पर रह सकता है। E नॉट मतलब सर सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसके बीच का रिलेशन क्या है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस आर टी अपॉन एन एफ, आर टी अपॉन एन एफ लॉग टू द बेस ई मतलब नेचुरल लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एरो के राइट हैंड साइड में रहने वाले प्रोडक्ट सी और उसके मोल से सपोज टू बी स्मॉल सी, प्रोडक्ट डी उसके मोल से स्मॉल डी, अब वैसे ही ए और बी और उसके मोल से स्मॉल ए, इसके मोल से स्मॉल बी, उसको एक्टिविटी भी कहते हैं हम लोग। सो ये बन गया, लेकिन सर मुझे यहाँ पर नेचुरल लॉग के जगह पर लॉग टू द बेस 10 देखना है, तो लॉग टू द बेस 10 अगर लाना है तो आपको 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस, अब 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आर टी एज इट इज
NF एज इट इज log टू द बेस 10 बन जाएगा। बाकी राइट हैंड साइड की टर्म तो वैसे ही रहेगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C टू द पावर C, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D टू द पावर D, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर स्मॉल a, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B टू द पावर स्मॉल b, है ना। ये बन गया इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान रखना कि यदि R की वैल्यू तो फिक्स है, R मतलब क्या, गैस कांस्टेंट 8.314 जूल पर केल्विन मोल की उसकी वैल्यू होती है। N का मतलब होता है कि कोई भी इस रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए। जैसे जब भी जो आप लोगों ने सेल ड्रॉ किए थे, Zn का Zn2+ बना था, तो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, 2, और Cu2+ ने उतने ही 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया था। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन्स। सो N की वैल्यू 2 बन जाएगी उस डैनियल सेल के लिए। सो N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ड्यूरिंग दैट रेडॉक्स रिएक्शन। जब आप लोग गैल्वेनिक सेल चला रहे थे, गैल्वेनिक सेल परफॉर्म कर रहे थे, सो कितने नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए थे। उसके बाद में अगर हम लोग टेम्परेचर की अगर बात करते हैं तो टेम्परेचर स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा आप लोगों को, और वो टेम्परेचर मतलब स्टैंडर्ड यहां पर मैं लिखता हूं कि एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस आर की वैल्यू फिक्स है। सो ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू होती है 8.314। सर टेम्परेचर की वैल्यू 298 केल्विन पुट करो, डिवाइडेड बाय n इंटू एफ, एफ मतलब फैराडेज कांस्टेंट, द अमाउंट ऑफ चार्ज कैरीड बाय 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि 1 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करते हैं उसको कहा जाता है फैराडेज कांस्टेंट, और उसकी वैल्यू हम लोग लिखते हैं 96500 कूलम। सो राइट हैंड साइड में log टू द बेस 10, concentration of C to the power small c, concentration of D to the power small d, divided by concentration of A to the power small a and concentration of B to the power small b। तो जब आप कैलकुलेट करोगे फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू भी यदि आप यहाँ पर पुट करते हो 96500 कूलम, तो ऐसे केसेस में आप अगर ये कैलकुलेशन यदि करते हो n को छोड़कर, तो ये आ जाता है एक फिक्स वैल्यू एंड दैट इज 0.0592। सो E cell equals to E naught minus 0.0592 divided by n log to the base 10 concentration of C to the power C, concentration of D to the power D, concentration of A to the power A, concentration of B to the power small b। तो यहां पर आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि आप अगर जब भी की इक्वेशन के तरफ चलते हो तो आपके पास में क्या था पहले Zn, राइट हैंड साइड में क्या था आपके पास Cu2+, तो ये बन गए थे रिएक्टेंट है। उसके बाद में Zn कैसा था, सॉलिड, ये कैसा था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, एक्वस। इधर क्या बना था, Zn2+ बना था सर, डेफिनेटली एक्वस बना था, और लेफ्ट हैंड साइड के कंपार्टमेंट में ही। और Cu2+ का क्या बना था, कॉपर सॉलिड। तो यहां पर प्रोडक्ट C के जगह पर क्या लिखोगे, प्रोडक्ट C के जगह पर लिखोगे आप लोग Zn2+, उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो वैल्यू रहेगी कुछ तो भी फिक्स। D के जगह पर क्या लिखोगे, कॉपर सॉलिड, लेकिन सॉलिड सब्सटेंस की एक्टिविटी को हम 1 कंसिडर करते हैं। लेफ्ट हैंड डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मतलब Zn सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn और एक्टिविटी उसकी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 रहती है, 1 कंसिडर करते हैं हम लोग मेटल की एक्टिविटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B मतलब Cu2+ एक्वस, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn2+ और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+, मतलब ये 2 इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आने वाला आंसर क्या रहेगा। ये है ना, C के जगह पर आप लोगों ने क्या पुट किए थे, Zn2+। एग्जाम्पल समझाने के लिए पर्टिकुलर एग्जाम्पल देखेंगे। B के जगह पर क्या लिए थे, Cu2+, और इनकी एक्टिविटी तो आपने 1 ही बताए थे। तो अब ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है सेल EMF का वैल्यू। लेकिन यदि मान के चलो कि इफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D, अगर पर्टिकुलर एग्जाम्पल के तरफ चलते हो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A तो आप यूनिटी रखते हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ D आप यूनिटी रखते हो, कॉन्सेंट्रेशन इन्हीं के कंसिडर करना पड़ेगा। तो मान के चलो कि सभी के कॉन्सेंट्रेशन अगर है सेम 1 मोलर,
तो ऐसे केसेस में ये इक्वेशन क्या बन जाएगा दोस्तों? सो देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स ई सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई नॉट माइनस 0.0592 डिवाइडेड बाय n, और यहां पर आ जाएगा log टू द बेस 10, और यहां पर सभी का कॉन्सेंट्रेशन क्या आ जाएगा? टू द पावर 1। तो ये कंप्लीट टर्म क्या बन जाती है? जीरो बन जाएगी। ये कंप्लीट टर्म जब जीरो बनेगी तो हम कहेंगे ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट ऑफ सेल, मतलब सेल स्टैंडर्ड सेल ईएमएफ, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल is the cell potential when the temperature is 25 degree Celsius and concentration of electrolyte is unity। so इस तरीके से नर्न्स्ट इक्वेशन में हम देखें कि सेल ईएमएफ की वैल्यू ये कैसे क्या कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ऊपर डिपेंड करती है, एंड दैट इज नथिंग बट द नर्न्स्ट इक्वेशन। अब ये नर्न्स्ट इक्वेशन की अगर तरफ चलते हैं तो मैं इस नर्न्स्ट इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशंस है, तो यहीं पर आप लोगों को एक एप्लीकेशन दिख रहा है। एप्लीकेशन क्या है? सो नर्न्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है? तो सबसे पहले तो मुझे पूरे इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब गैल्वेनिक सेल का क्या पता चलता है? सेल पोटेंशियल पता चलता है। सो वी कैन कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल ऑफ any galvanic cell if you know the value of temperature and if you know the value of concentration of electrolyte। पहला एप्लीकेशन। दूसरा एप्लीकेशन, मुझे कोई इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूं, तो दोनों एप्लीकेशन हम लोग देखते हैं। सो देयर आर टू एप्लीकेशंस दैट वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग टू द नर्न्स्ट इक्वेशन, एंड दैट इज फर्स्ट, दैट इज calculation of the EMF or cell potential, and second calculation of electrode potential of any electrode given in the electrochemical cell। तो यहाँ पर मुझे बस पर्टिकुलर एग्जांपल लेना है, या तो बाकी चीजें आप लोग यहाँ पर समझ चुके हो। तो देखो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, और एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन में हम सबसे पहले कैलकुलेट करना सीखेंगे। जैसे कि देखो ना, जब भी मैंने एप्लीकेशन हो गया हमारा इनडायरेक्टली अगर देखा जाए, जब आपने डैनियल सेल लिए थे, एप्लीकेशन का ही एग्जाम्पल है सर वो, लेकिन जैसे कि किताब में दिया गया है दूसरा सेल दूसरे इलेक्ट्रोड, तो हम लोग वैसे ही ले लेते हैं फिर दूसरे इलेक्ट्रोड। सो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर द नर्न्स्ट इक्वेशन इज द कैलकुलेशन फॉर सेल पोटेंशियल ऑफ द गिवन गैल्वेनिक सेल और वोल्टेक सेल। तो कौन सा वोल्टेक सेल आप लोग को कंसिडर करना है? सो हेडिंग है एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन, एप्लीकेशंस ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। सो सबसे पहला जो एप्लीकेशन देखना है मुझे, टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल मुझे कैलकुलेट करना कैसे सिखाता है? तो मैं जैसे किताब में एग्जांपल दिया है वैसे देता हूं कि कंसिडर अ सेल, मैं एक कंसिडर कर रहा हूं सेल। सो कंसिडर अ सेल, मुझे एक सेल दिया गया है लोगों को कि कैडमियम 2+ बन रहा है, कैडमियम सॉलिड था, ये कैडमियम 2+ बन रहा है मतलब एक्वस, डबल वर्टिकल लाइन, और उसके बाद में दूसरा जो इलेक्ट्रोड दिया है वो है Cu2+ एक्वस, और ये बन रहा है Cu सॉलिड। तो ये आपको सेल दिया है। अब आप लोग इसका कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया है क्या? नहीं सर, फिलहाल तो कोई कॉन्सेंट्रेशन, जनरल रिएक्शन लिख रहे हैं तो यहाँ पर कोई कॉन्सेंट्रेशन दिया गया नहीं है। तो ये हमने एक सेल कंसिडर की है। अब यहाँ पर जब सेल कंसिडर किए तो आपको पहले एनोड के ऊपर रिएक्शन लिखना पड़ेगा, एट एनोड। तो ये सेल रिप्रेजेंटेशन है, जहाँ पर आप लोग डबल वर्टिकल लाइन लिखते हो ना, वो सेल रिप्रेजेंटेशन है। लेफ्ट हैंड साइड का कंपार्टमेंट एनोडिक कंपार्टमेंट, तो कैडमियम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं, और कैडमियम क्या बन रहा है? कैडमियम 2+। कैडमियम जब सॉलिड कैडमियम 2+ बन रहा है तो इसका मतलब सर वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है एट एनोड, ऑक्सीडेशन हो रहा है सर। दूसरा मैं क्या लिखूंगा? एट कैथोड, उस डबल वर्टिकल लाइन के राइट हैंड साइड का कंपार्टमेंट। सो यहाँ पर हो रहा है सर रिडक्शन। कैसे पता चला? Cu2+ था,
और Cu2+ ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Cu2+ में, तो उसका चार्ज कम हो रहा है, चार्ज कम हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। कितना पॉजिटिव चार्ज था, 2, अब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा तभी जाकर वो बना होगा Cu सॉलिड। तो यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, 2, और यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, 2। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन। और यदि ऐसे नहीं रहता, ऐसे भी कोई सेल्स हो सकते हैं कि यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे लेकिन यहां 3 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो फिर बैलेंस करना पड़ेगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। इस तरीके के एग्जाम्पल अगर होंगे तो हम लोग देखेंगे। नाउ ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल सेल रिएक्शन। सो ओवरऑल सेल रिएक्शन इसीलिए लिखते हैं हम लोग ताकि मुझे रिएक्टेंट कौन है और प्रोडक्ट कौन है ये पता चले। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या है, तो दोनों की लेफ्ट हैंड साइड एडिशन कर देते हो, कैडमियम सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन भी है, एरो के राइट हैंड साइड में ऊपर Cd2+ एक्वस प्लस ट्वाइस इलेक्ट्रॉन प्लस Cu सॉलिड। तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, मैं स्टेप्स नहीं बढ़ाता यहाँ पर। तो ये हो गया सर हमारा ओवरऑल सेल रिएक्शन, ये था सेल रिप्रेजेंटेशन। ये पूरा एनोडिक कंपार्टमेंट में, ये कैथोडिक कंपार्टमेंट। सेल रिएक्शन कहती है कि पहले आपके पास में क्या थे सर, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कैडमियम का मेटल रॉड था और वो कैडमियम के कोई सॉल्ट में आप लोगों ने डिप्ट किए होंगे, और दूसरे साइड में Cu2+ ये आयंस थे, मतलब कॉपर सल्फेट वगैरह लिए होंगे आप लोगों ने, उसमें आपने कॉपर रॉड डिप किए होंगे। तो पहले आपके पास में था लेफ्ट हैंड साइड में कैडमियम, राइट हैंड साइड में कौन था, Cu2+। फिर कैडमियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और बाद में कौन बना, ये बाद वाली कंडीशंस, कैडमियम 2+, और वही इलेक्ट्रॉन उसने गेन करके क्या बना, Cu सॉलिड। तो ये हो गए रिएक्टेंट और ये हो गए कौन, प्रोडक्ट हो गए। सो बाय यूजिंग नर्न्स इक्वेशन, सो देयरफॉर बाय नर्न्स इक्वेशन, सो नर्न्स इक्वेशन यूज करोगे आप लोग, तो नर्न्स इक्वेशन क्या है, E = E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log to the base 10, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, log to the base 10। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कौन कौन है, कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट कौन है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cd2+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu मेटल डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैडमियम सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+। तो सॉलिड का एक्टिविटी हमेशा कितना होता है, 1, तो उसको कंसिडर करना नहीं। तो अब आपके पास में क्या इक्वेशन आ गया, E = E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF, सो log to the base 10 concentration of cadmium 2+ डिवाइडेड बाय concentration of Cu2+। कैडमियम 2+ मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बीकर में जो आपने कैडमियम का सॉल्ट लिए थे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cu2+ मतलब दूसरे बीकर में जो आपने कॉपर का सॉल्ट लिए थे उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या था। सो हियर R की वैल्यू तो फिक्स होती है दोस्तों, और कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल मतलब गैल्वेनिक सेल के लिए स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू भी फिक्स रहेगी, मतलब स्टैंडर्ड EMF की वैल्यू दी गई है, फैराडेज कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट है वो भी पता है सर हमको 96500 कूलम, सर R की वैल्यू तो पता है 8.314। अब यहाँ पर देखो हियर कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, तो जो डोनेट हो रहे हैं वही गेन, 2 + 2 4 नहीं करना, 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो n की वैल्यू कितना लिखोगे, 2 लिखोगे। ऐसी और कुछ रिएक्शन होगी जहाँ पर n की वैल्यू 3 रहेगी, n की वैल्यू 6 रहेगी, n की वैल्यू 1 रहेगी, वो वेरी कर सकती है जैसे जैसे आप लोग सेल बदलते जाओगे। सो बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ R, by knowing the value of F, by knowing the value of number of electrons involved during this cell reaction, टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पर आप ये परफॉर्म कर रहे हो टेम्परेचर का पता लगाओ। पहले बीकर में जो आपने कैडमियम का सॉल्ट लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करो, कॉपर सल्फेट दूसरे बीकर में लिए उसका कॉन्सेंट्रेशन पता करो, ये सब वैल्यू जब पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा आपके उस अननोन सेल का सेल पोटेंशियल। ठीक है ना। अब कौन से टेम्परेचर पर परफॉर्म करते हो, टेम्परेचर बदलोगे भैया तो ई की वैल्यू बदलेगी,
इधर कॉन्सेंट्रेशन बदलोगे तो ए की वैल्यू बदलेगी, ए नॉट की वैल्यू कभी नहीं बदलती कोई पर्टिकुलर सेल के लिए। सो दिस इज फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ, ये किसके लिए, सो दिस इज द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर दैट इज टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल। सेकेंड, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको कोई भी एक हाफ सेल कंसिडर करना पड़ेगा, कोई भी एक हाफ सेल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल जो कुछ भी आप लोग कह रहे हो। सो कंसिडर, मैं एक हाफ सेल कंसिडर कर रहा हूं, चाहे तो मैं ये भी कंसिडर कर सकता हूं जैसे कि वैसे CD कन्वर्ट्स इनटू CD2+, ये भी ले सकता हूं। सो कंसिडर अ हाफ सेल वेयर जिंक सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू Zn2+, जो मैंने आज आते ही इस इक्वेशन लिया वही हो रहा है सर, ये हाफ सेल कंसिडर किया। बताओ तो यहाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, n = 2 है सर। चलो सर नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करो। सो E सेल इक्वल्स टू E नॉट ऑफ सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log टू द बेस 10 क्या बन जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट अभी हाफ सेल ले रहे हैं तो प्रोडक्ट एक ही रहेगा, रिएक्टेंट भी एक ही रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मतलब Zn2+, और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Zn सॉलिड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अब ये तो ऑक्सीडेशन है। और जब कभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते तो मैंने आपको जब भी IUPAC का सिस्टम बताया कि जो कुछ भी कैलकुलेट करोगे आप, भले ही यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है लेकिन आप जो कैलकुलेट करने वाले हो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल रहना चाहिए। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, आप यहां पर रिएक्शन को रिवर्स कर दोगे, मतलब Zn2+ था, 2 इलेक्ट्रॉन, ये ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन के लिए अप्लाई करोगे तो आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलेगा। लेकिन IUPAC के हिसाब से जो भी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं हम लोग वो रिडक्शन पोटेंशियल रहती है। तो मैं ये रिएक्शन को रिवर्स कर देता हूं, Zn2+ था एक्वस, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है और क्या बन गया है, Zn सॉलिड बन गया है। तो अब जो कुछ भी आप लोग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो किसके लिए रहेगा, रिडक्शन के लिए रहेगा। अब प्रोडक्ट कौन है फिर, Zn है, डिनोमिनेटर में रिएक्टेंट कौन है, Zn2+ है। सर जिंक ये मेटल है तो उसकी एक्टिविटी हमेशा 1 लिखोगे। सो देयरफॉर रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रोड इज E0 ऑफ सेल माइनस 2.303 RT upon NF log to the base 10 Zn1, so 1 divided by concentration of Zn2+। आपको क्या पता करना है, सेल EMF, ये पर्टिकुलर सेल के लिए फिक्स रहेगा। तो उस पर्टिकुलर सेल का सेल स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए। n की वैल्यू तो पता कर लिए सर हमने, n फेरेडेस कांस्टेंट की वैल्यूज भी पता है 96500 कूलम, आर की वैल्यू भी पता है 8.314। अब हो क्या सकता है, आप टेम्परेचर बदल सकते हो, टेम्परेचर भी यदि 25 डिग्री सेल्सियस रखते हो तो फिर 298 केल्विन से मल्टीप्लाई करो, फिर लिखोगे ई रिडक्शन इक्वल्स टू ई सेल, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 डिवाइडेड बाय n इनटू लॉग टू द बेस 10, ये लिखोगे, है ना। तो अभी आप लोग टेम्परेचर बदल सकते हो, तो टेम्परेचर बदल सकता है सर, तो कौन से टेम्परेचर पर सेल परफॉर्म कर रहा है, तो जो कुछ भी टेम्परेचर होगा उसकी वैल्यू पुट करोगे। आपने जो कुछ भी इलेक्ट्रोलाइट लिया था उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है वो लिखोगे, और उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो रिडक्शन पोटेंशियल उस इलेक्ट्रोड के लिए। अब रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको माइनस कर देते हम लोग। लेकिन साइन कन्वेंशन IUPAC ने जो दिया है कि जो कुछ भी आप लोग कोई इलेक्ट्रोड के लिए जब पोटेंशियल कैलकुलेट करते हो तो उसको रिडक्शन पोटेंशियल कंसिडर करो। यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो रिडक्शन के लिए रिएक्शन लिखना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, और उस हिसाब से हमारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट चेंज हो जाएंगे। आने वाले आंसर सेम है। सो इफ यू पुट हियर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मतलब 298 केल्विन, तो ये क्या बन जाएगा आपको पता है, ये क्या बन जाएगा, अब ये बन जाएगा सर हमारे पास में दैट इज ई रिडक्शन पोटेंशियल फॉर दैट इलेक्ट्रॉन ई नॉट ऑफ सेल माइनस, ये पूरी वैल्यू क्या आई थी 0.0591, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करके देखना आप लोग, डिवाइडेड बाय n इंटू लॉग टू द बेस 10, 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ
Zn2 प्लस। तो टेम्परेचर भी यदि आपको पता है तो 25 डिग्री सेल्सियस है, तो नहीं तो फिर आप ये भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते थे। सो दिस इज द सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी अननोन इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन द गिवन गैल्वेनिक और electrochemical galvanic या voltaic cell. So here I have to stop. In next video we will discuss about numericals related to this. इसी से related numericals पढ़ेंगे। और नया जो टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है कि इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इस गैल्वेनिक सेल में हम थर्मोडायनामिक्स को ऐड कर देंगे। तो नई हेडिंग रहेगी वो थर्मोडायनामिक्स इन क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये हो गया, आज हमने पढ़े इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, बाद में स्टैंडर्ड बताया मैंने, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, बाद में ओवरऑल सेल पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना ये बताया, और बाद में हम लोगों ने सर नर्न्स्ट इक्वेशन पढ़े, और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि नर्न्स्ट इक्वेशन के एप्लीकेशंस क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल एंड Nernst equation. In next video we will discuss about thermodynamics in electrochemistry. So today I have to stop here. Thank you so much.